देखो मैंने पहले बताया कि मैं हर चैप्टर से, हर यूनिट से कुछ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, कुछ कुछ सेलेक्टेड चीजें आपके सामने रखूंगा। आपने ये सब चीज पढ़ रखी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि उन सब में से, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो तो बहुत सारा है, अब उस बहुत सारे में से कुछ को ही तो हमें रिवाइज कर पाएंगे ना, क्योंकि इतना सब कुछ तो दोबारा देख पाना, या जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नियर आएगा वैसे वैसे हम उतनी चीजों को नहीं देख पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना सारा सिलेबस कम टाइम में कैसे हम कवर कर पाएंगे? इसलिए मैं कुछ ऐसी काम की चीजें आपके सामने रख रहा हूं जिनका आप रिवीजन करें और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपके पेपर का काफी हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा आपका उन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाला है जो मैं आपको समझा रहा हूं। बस आप मेरी क्लास को अच्छे से सुनते रहें, एक एक चीज को समझते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छी सी तैयारी चल रही होगी सभी बच्चों की। बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से बच्चे पढ़ रहे होंगे, अपना अपना रूटीन फॉलो कर रहे होंगे, सिलेबस को पूरा कंपाइल कर रहे होंगे, एक एक चीज जो काम की है उन पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो बेटा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप टेंशन ना लें, अपने आप को पॉजिटिव रखो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ाई करते जाना है। मैं आपको फिर एक क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो मैंने पहले बताया कि मैं हर चैप्टर से, हर यूनिट से कुछ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, कुछ कुछ सेलेक्टेड चीजें आपके सामने रखूंगा। आपने ये सब चीज पढ़ रखी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि उन सब में से, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो तो बहुत सारा है, अब उस बहुत सारे में से कुछ को ही तो हमें रिवाइज कर पाएंगे ना, क्योंकि इतना सब कुछ तो दोबारा देख पाना, या जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नियर आएगा वैसे वैसे हम उतनी चीजों को नहीं देख पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना सारा सिलेबस कम टाइम में कैसे हम कवर कर पाएंगे? इसलिए मैं कुछ ऐसी काम की चीजें आपके सामने रख रहा हूं जिनका आप रिवीजन करें और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपके पेपर का काफी हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा आपका उन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाला है जो मैं आपको समझा रहा हूं। बस आप मेरी क्लास को अच्छे से सुनते रहें, एक एक चीज को समझते रहें। मैं आप फिर एक बार आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन उठा के लाया हूं। अब देखना, आज की क्लास से भी एक क्वेश्चन आपको बहुत चांस है, एक क्वेश्चन या मैक्सिमम दो क्वेश्चन, दो भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं अब वो है टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का। और टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो दो जगह होता है। एक तो आपको मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, और एक 12th क्लास का जो एक चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसके अंदर भी आपको ये मिलता है। इसलिए इस चैप्टर से 2-3 सवाल आने के चांस बनते हैं। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, टेंशन ना ले, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। शुरू करते हैं पहला सवाल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी? कैपिटल एम को मोलैरिटी माना है, छोटे एम को मैंने मोलैलिटी माना है। तो देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, अब इन चीजों की डेफिनेशन के बारे में समझाना या उनके बारे में रिवाइज कराना वो तो अब टाइम किल करना हो जाएगा, वो सब आप जानते हैं। सिंपली मैं आपको फिर भी ब्रीफ कर दूं। मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल इन वी लीटर सॉल्यूशन, एन बाई वी, ये तो होता है मोलैरिटी। और नंबर ऑफ मोल्स इन डब्ल्यू केजी ऑफ सॉल्वेंट, एन बाय डब्ल्यू केजी, एन बाय डब्ल्यू केजी, या डब्ल्यू जो केजी में लिखा हुआ है ये सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का नहीं है, ध्यान रखें, ये मोलैलिटी है। मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन भी हम देखते हैं। एक रिलेशन देखो सिंपली, अब इसकी पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, समझदार बनिए। आप खुद सोचिए कि डेरिवेशन का क्या यूज है, कोई यूटिलाइज नहीं है, आप खुद समझदार हैं ना, आपसे कोई डेरिवेशन लिखवाएगा, आप सीधा सा फॉर्मूला याद कीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको बताना है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन क्या है। m इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d, m इंटू m1। यहां बड़ा m जो कैपिटल M है ये मोलैरिटी है, छोटा m मोलैलिटी है, और ये जो कैपिटल M1 लिखा है दिस इज द मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास है, यही इसका सही रिलेशन है। तो एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। दूसरा सवाल, इन्हीं में आपको वैल्यूज दे दी जाती, आपको डेंसिटी दे देगा, आपको मोलर मास दे देगा, आपको मोलैरिटी दे देगा, और मोलैलिटी पूछेगा, या फिर मोलैलिटी दे देगा, आपसे मोलैरिटी पूछेगा। तो ये भी न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आपसे पूछा सकता है। तो सिंपल ही आएगा, घबराए नहीं, एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन काटने पीटने के लिए नहीं आएगी, सिंपल सिंपल सी वैल्यूज आएंगी जिन्हें आप इजी वे में काट पाएंगे। लेकिन आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद तो होना चाहिए ना, तभी तो आप फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, तभी तो आंसर लेके आएंगे।
ठीक है, यहां आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन साफ साफ नजर आ रहा है। इस रिलेशन को आप याद रखिए। ये डायरेक्ट भी आ सकता है और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है। एक सवाल क्लियर। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा सवाल है, इसको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन गायब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड ऑफ डेसी नॉर्मल H2SO4। तो भैया जो कुछ यूनिट्स है ना, कुछ प्रीफिक्स है, डेसी, माइक्रो, मिली, ये प्रीफिक्स भी तुम्हें पता होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी ये इन प्रीफिक्स को समझाने नहीं बैठूंगा मैं कि भाई प्रीफिक्स आपको दिखा दूं, प्रीफिक्स सिखा दूं, उनकी जरूरत क्या है। आप देखिए उनको एक बार देख लेना। डेसी नॉर्मल, डेसी का मतलब होता है टेंस टू पावर -1। डेसी का मतलब टेंस टू पावर -1। नॉर्मल का मतलब n, यानी कि इसने कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, नॉर्मेलिटी दे रखी है H2SO4 के सॉल्यूशन की। अब लगाइए दिमाग, नॉर्मेलिटी दे रखी है, मोलैरिटी पूछ रहा है, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस नॉर्मल सॉल्यूशन का मोलैरिटी चाहिए। तो भैया सुन लो, काम की बात समझ लो, एक बात सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मोलैरिटी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, m = n/v, यही बताया था। तो m = n/v। अब देखो n का मतलब मोल्स होता है, मोल्स किसके? सॉल्यूट के। और v यहां जो लीटर में लिखा है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर आपने ये मोल्स मिलाए हैं, ये सॉल्यूट मिलाए हैं, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तब तो यूं का यूं फॉर्मूला यूज करें। अगर ये वॉल्यूम आपसे वो लीटर में ना दे, आपको मान लो कहा जाए कि इतने मोल 200 ml में मिले हुए हैं, 400 ml में मिले हुए हैं, आपसे कहा जाए कि कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड एक्स, मान लीजिए कि 5 मोल कंपाउंड एक्स डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया ml में अगर वैल्यू दे रखी है वॉल्यूम की, तो ml में वॉल्यूम देने का मतलब है कि आपको ml यहां तब रखनी है वैल्यू जब ऊपर आप 1000 लिख दें। कहने का मतलब इस ml को लीटर में कन्वर्ट करके ही लिखें। 500 ml के लीटर बनाओ, कितने बनेंगे? 500/1000। 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो 500/1000 का मतलब है 500 ये हो गया, 1000 ये हो गया, ऐसे। यानी कि अगर वॉल्यूम लीटर में है तब तो n/v डायरेक्ट करके, और अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000 भी रखें, क्योंकि ml को हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दें। डिवाइड किया मैंने तो ऊपर चला गया 1000, इसलिए ऊपर 1000 दिख रहा है आपको। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास को हम मोल कहते हैं, ये हमने पिछली क्लास में बताया था। मास अपॉन मोलर मास को मोल कहते हैं। तो m/mw को हम मोल कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर मास दे रखा हो सॉल्यूट का, तो मोल में कन्वर्ट करके नहीं लाओगे क्या उसको? क्योंकि ये फॉर्मूला तो n/v है ना, तो उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको m/mw करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? m/mw इंटू v लीटर, m/mw इंटू vml, ऊपर 1000। और एक और चीज है, नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का ये भी एक शानदार रिलेशन है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन है कि मोलैरिटी अगर निकालनी है किसी सॉल्यूशन की, तो नॉर्मेलिटी को, उसकी नॉर्मेलिटी को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। कई बार एक समस्या और आती है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना वो नहीं देते हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं देते, बल्कि उसका वॉल्यूम देने की बजाय डेंसिटी दे देते हैं, मास दे देते हैं। तो आप VmL की जगह m/d का इस्तेमाल करके इसकी जगह को पूरा कर सकते हैं। वापस सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कई बार ये VmL क्या है, ये क्या है? ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम सवाल में ना देकर कई बार उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे देते हैं और उसका मास दे देते हैं। तो उसका मास और डेंसिटी का इस्तेमाल करके m/d यूज करके वॉल्यूम निकाल लेना और यहां रख देना। आप ये भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल भी कई बार पूछे गए हैं, जिसमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम देने की बजाय उसकी डेंसिटी और उसका मास दिया गया है और उसका यूज किया गया। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया 10% बाय मास, तो 10% बाय मास का मतलब है कि 10/100, 10 भी मास है और 100 भी मास है। जो 10 मास है ना ऊपर वाला, ये तो है सोल्यूट का मास, और ये जो नीचे वाला मास है ना, ये है सॉल्यूशन का मास। इस तरह से सॉल्यूशन का मास दे देते हैं।
तो यहां सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। डेंसिटी सॉल्यूशन की इन क्वेश्चन गिवन होगी वो यूज करना और वॉल्यूम निकाल के रख देना इसकी जगह। मैं ये समझा रहा हूं, आ रही है बात समझ में? तो बाई मास का मतलब तो होता है ऊपर भी मास नीचे भी मास। एक होता है बाई मास वॉल्यूम। बाई मास वॉल्यूम का मतलब ऊपर तो मास आएगा 10 ग्राम और नीचे वॉल्यूम आएगा 100 ml। ये मास बाय वॉल्यूम हो गया। और कई बार बोल देता है बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम का मतलब है ऊपर भी वॉल्यूम आएगा नीचे भी वॉल्यूम। 10 ml इन 100 ml। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये कहना चाहता है ये। चलो मैं आगे लेके चलता हूं आपको। मैंने कहा कि ये सवाल किसी भी तरीके से आए, मोलरिटी का सवाल इनमें से ही किसी एक तरीके से इस फॉर्मूला से सॉल्व होगा, कोई और तरीका नहीं। मोलरिटी का सवाल कभी भी आपको क्वेश्चन में दिखे, किसी पेपर में दिखे, तो समझ जाना मोलरिटी का क्वेश्चन इनमें से किसी एक तरीके से होगा। दैट्स क्लियर। सवाल है कि मोलरिटी निकालिए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन की। तो भैया मोलरिटी इक्वल्स टू, अभी अभी बताया मैंने, नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो देखो वैलेंसी फैक्टर के कई तरीके हैं। जैसे कैटायन का वैलेंसी फैक्टर उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन का वैलेंसी फैक्टर उसका नेगेटिव चार्ज होता है, एसिड का वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H होती है, बेस का वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH होती है। ये तरीके हैं वैलेंसी फैक्टर के। न्यूट्रल एलिमेंट का जो वैलेंसी फैक्टर है वो उसकी वैलेंसी होती है। समझ में आ रहा है? कोई रिएक्शन दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन, एक रिएक्शन में इधर से इधर जा रहा है, कोई कंपाउंडर ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है, अपने ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कर रहा है, तो उस टाइम उसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो उन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस होगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो वैलेंसी फैक्टर्स जो ऑक्सीडेशन नंबर्स में आए हैं उनके डिफरेंस को आप उसका वैलेंसी फैक्टर मानेंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, मान लो कोई कंपाउंड है उसकी बैलेंसिंग चल रही है और हाफ रिएक्शन दे रखी है और वहां प्लस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उस रिएक्शन की वैलेंसी फैक्टर मानी जाएगी। कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट में जितना कैटायनिक चार्ज है उतना ही एनायनिक चार्ज भी होगा, तो या तो कैटायनिक चार्ज को कम ले लीजिए या फिर एनायनिक चार्ज को ले लीजिए। वो मैग्नीट्यूड ही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे मान लो मेरे को NaCl का वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, सॉल्ट है ना ये, समझ में आ रहा है? Al2SO4 होल थ्राइस, अब मान लो Al2SO4 होल थ्राइस में वैलेंसी फैक्टर निकालना है अपने को। वैलेंसी फैक्टर का पता नहीं तो कैसे निकालोगे? Al2SO4 होल थ्राइस इज द एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस इज ए सॉल्ट। अब सॉल्ट में Al कितना है? 2 Al है, तो Al+3 2 Al यानी कि +6 चार्ज हो गया पॉजिटिव में, और निगेटिव में SO4 होल थ्राइस यानी कि तीन सल्फेट जुड़े यानी कि -6 नेगेटिव में हो गया। तो या तो +6 वाली या -6 वाली, कोई भी एक वैल्यू 6 ले लीजिए, 6 इसका वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा। ऐसे वैलेंसी फैक्टर के बहुत सारे लॉजिक है, रूल है, सब आपने पढ़ रखे होंगे, उनको एक बार देख लेना। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसका वैलेंसी फैक्टर H2SO4 है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H कितनी है? 2, डिवाइड कर दिया 2 से, आपका आंसर आ गया सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 92 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ H2O, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो सवाल करने का एक तरीका सुन लीजिए। आप क्वेश्चन क्यों गलत कर देते हैं, क्यों उस क्वेश्चन का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग पे स्ट्राइक नहीं करता? क्योंकि हम जल्दबाजी में रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि सवाल को इनिशिएट कैसे करना। इनिशिएट करने का तरीका सुनो आप। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो एक सांस में पूरा क्वेश्चन मत पढ़ जाओ कि एक बार में पूरा का पूरा लाइन एक बार में ये लो पढ़ दी साहब पूरी, कोई उससे नहीं होगा। आप धीरे धीरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते जाइए और जो जो वैल्यू गिवन है उनको पॉइंट आउट करते जाइए, उनको नोटिस करते जाइए, उनको स्टार करते जाइए, उनको मार्क करते जाइए, मतलब उनको नोट करते जाइए, शॉर्टलिस्ट करते जाइए। जैसे 92 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, तो देखो एक तो मुझे मास मिल गया, M मिल गया भैया मुझे M। दूसरा मुझे H2SO4 तो वैलेंसी फैक्टर मिल गया, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर। तीसरा मुझे मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98। इस तरह से मुझे 3 चीजें तो दिख गई। देखो प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ H2O, लो भाई मुझे वॉल्यूम मिल गया।
जो जो चीजें दिखती जा रही है उनको शॉर्टलिस्ट करते जाओ। फिर चौथी बात ये क्या कह रहा है कि मुझे चाहिए क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। ये लो जी, ये ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। अब दिमाग से सोचो, मास, वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम और ग्राम इक्विवेलेंट, इन चीजों को मिला के कोई रिलेशन है क्या इस दुनिया में? अरे इन सबको मिला के कोई रिलेशन है क्या इस दुनिया में? वो रिलेशन लेके आओ, तब ये सवाल सही हो। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे बाय गॉड, क्योंकि वो अब नहीं करना है, उसमें टाइम नहीं है। आपके पास बहुत कम टाइम है। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ उन्हीं चीजों को लेके आया हूं जो आपके लिए जरूरी है। फालतू की चीजें अगर पढ़ानी होती तो फिर वो तो क्लास हो गई ना, वो कोई मतलब का नहीं है। मैं आपको, जो मेरा मकसद है, जो मेरा टारगेट है, वो ये है कि आप तक वो क्वेश्चन पहुंचा दिए जाए जो आपके लिए अब जरूरी है। साल भर बहुत कुछ पढ़ा है ना, क्या दिक्कत आ रही? बहुत कुछ पढ़ा है ना साल भर, उनको पढ़ो आराम से, मना नहीं है। अब इन पे फोकस ज्यादा करो, जो जरूरी है उन पे फोकस करो। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आएगा, इन्हीं में से आएगा। मेरी गारंटी के साथ कहता हूं, इन्हीं में से आएगा। आप बस पढ़ते जाइए। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एनवी। किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। मास अपॉन इक्विवेलेंटिक मास कर देते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। अब इक्विवेलेंटिक वेट जो होता है ना, उसका मतलब होता है किसी का भी मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। आपसे इक्विवेलेंटिक वेट के खूब सवाल पूछे गए हैं अभी तक, खूब पूछे जाते हैं और खूब पूछे जा सकते हैं, इस बार भी बहुत चांस है। मैंने कहा किसी का भी इक्विवेलेंटिक वेट निकालना है। जैसे किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंटिक वेट निकालना है तो उस मॉलिक्यूल का मास ऊपर और नीचे उस मॉलिक्यूल का वैलेंसी फैक्टर। किसी आयन का इक्विवेलेंटिक वेट निकालना है तो उस आयन का मास ऊपर और उस आयन का वैलेंसी फैक्टर नीचे। किसी एसिड का इक्विवेलेंटिक वेट निकालना है तो उस एसिड का मास ऊपर, मोलर मास ऊपर और वैलेंसी फैक्टर नीचे। किसी बेस का इक्विवेलेंटिक वेट निकालना है तो उस बेस का मास ऊपर और नीचे उसका वैलेंसी फैक्टर। कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या? जिसका भी किसी एटम का इक्विवेलेंटिक वेट निकालना है तो उस एटम का एटॉमिक मास ऊपर और वैलेंसी फैक्टर नीचे। मतलब क्या हुआ इसका? जिसका भी इक्विवेलेंटिक वेट निकलवाएगा उसी का मास तो ऊपर रखूंगा मैं। मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, आयन है तो आयनिक मास, जो भी है उसका मोलर मास ऊपर रखा जाएगा और उसका वैलेंसी फैक्टर नीचे रखा जाएगा। इक्विवेलेंटिक वेट का सवाल गलत नहीं होगा तुम्हारा। गलती कर देते हो आप। मैंने कहा, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कि CO2 में C का इक्विवेलेंटिक वेट बताइए। मैंने कहा व्हाट इज द इक्विवेलेंटिक वेट ऑफ C इन CO2। अब गलती क्या करते हैं बच्चे? ऊपर CO2 का मास रख देते हैं। अरे काय को ऊपर CO2 का मास रख रहा है बे? तेरे को समझा रखा है ना, इक्विवेलेंटिक मास जिसका निकलवा रहा है उसी का ऊपर मास रखा जाएगा। अब C का इक्विवेलेंटिक वेट निकलवा रहा है तो C का मास ऊपर रखना, CO2 का क्यों रख रहा है भाई? ऊपर C का मास रख और नीचे C का वैलेंसी फैक्टर रख। इस कंपाउंड में C का वैलेंसी फैक्टर क्या है वो देख और रख। यहां मुझे मान लीजिए इक्विवेलेंटिक मास चाहिए S का, इक्विवेलेंटिक मास ऑफ S इन SO2। तो क्या करोगे तुम? नहीं करोगे क्या तुम? ऊपर क्या रखोगे? ऊपर E निकालने के लिए मास ऑफ SO2 रखोगे क्या? अरे तो गलत ही होगा, 5 नंबर जाएंगे फिर तो। मुझे मास चाहिए ऊपर सल्फर का, क्योंकि सल्फर का इक्विवेलेंटिक मास निकलवा रहा है, और नीचे मुझे सल्फर की वैलेंसी फैक्टर चाहिए इसके अंदर, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये सल्फर का ही मास, सल्फर का ही वैलेंसी फैक्टर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपसे? कहा समझे? जब भी ग्राम इक्विवेलेंट का सवाल आएगा, चाहे कोई रिएक्शन दे रखी हो कि इतने कंपाउंड ने इतने कंपाउंड से रिएक्शन की और ये बनाया, यदि इसका मास इतना, इसका इक्विवेलेंटिक वेट इतना, तो बताओ इसका मास और इक्विवेलेंटिक वेट क्या होगा? या इसका मास इतना है तो इसका इक्विवेलेंटिक वेट क्या होगा? भैया ऐसे सवाल आएंगे वहां। समझ में आ रहा है? दिमाग में फिट कर लो बात को। अब
अब फिट कर लो आप, ग्राम इक्विवेलेंट एनवी, एम और ई, वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स जैसी टर्म्स किसी न्यूमेरिकल या सवाल या क्वेश्चन में दिख जाए तो इसके अलावा कोई और दिमाग नहीं लगाना है, इसी से होगा आपका काम। वो क्या करते हैं, सवाल में क्या करते हैं, कोई रिएक्शन दे देते हैं, ऐसे कोई भी रिएक्शन, मैं तो XYZ कोई भी कह रहा हूं, अब मैं कोई एक एक रिएक्शन को तो उठा के लाऊंगा नहीं यहां पे। सपोज दैट A रिएक्ट विद B इन ए कंटेनर एंड कन्वर्ट इनटू C एंड D, यहां A और B रिएक्टेंट है, C और D यहां प्रोडक्ट है, और वो कह रहा है कि रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी। अगर A का मास और इक्विवेलेंटिक मास इतना है, C इतना ग्राम बना है, तो बताओ C का इक्विवेलेंटिक मास क्या होगा। अगर A का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम इतना है तो D की नॉर्मेलिटी बताइए अगर D का वॉल्यूम इतना है। मतलब समझो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक कॉन्सेप्ट हजारों सैकड़ों हजारों सवाल करवा सकता है, लेकिन कई सवाल मिलके भी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। जब भी कोई रिएक्शन आपको दिखे, इसकी उससे कराओ, उसकी उससे कराओ, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसने इससे रिएक्शन कर ली, इसका पीपीटी बना लिया, इसने इससे रिएक्शन कर ली, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कुछ भी, कार्बन किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला दिया, इसका जो है आपने जो जला के बर्न करने के बाद इसको CO2 और H2O में कन्वर्ट कर दिया, कंबशन कर दिया, इसका आपने एयर की प्रेजेंस में। अरे कुछ भी, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी आए उससे क्या मतलब है, रिएक्शन को एक तरह की है क्या, कोई भी आए कॉन्सेप्ट यही रहेगा। किसी भी कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमेशा उनके रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट एंड प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वो रिएक्शन कंप्लीट ही इसलिए है क्योंकि उनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। इनके ग्राम इक्विवेलेंट अलग कैसे हो सकते हैं, जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका, जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका, जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका, उतना ही इसका, सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, तभी तो कंप्लीट रिएक्शन बोली जा रही है ना। वो अब आपसे सवाल कह दिया कि इधर ए की कंडीशंस दे दी, ए का मास इतना, इक्विवेलेंटिक मास इतना, तो बताओ बी का कितना इक्विवेलेंटिक वेट होगा अगर उसका मास इतना है तो क्या हो गया इसमें, क्यों जाग आ रहे इतनी सी बात पे, तुम्हें पता नहीं है क्या, बता रखे ना ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, मतलब इनमें से कोई भी फॉर्मूला आमने सामने रखे जा सकते हैं। जो जो चीजें दे रखी है वो उठाओ, जैसे इसका मास और इक्विवेलेंटिक वेट दिया तो लिखो M1 E1, इसके लिए मास दे रखा है, मोलर मास पूछ रहा है तो लिखो M2 E2, या मोलर मास पूछ रहा है या वैलेंसी फैक्टर जो भी पूछ रहा है, ई पूछ रहा है तो M1 E1 इक्वल्स टू M2 E2, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे रखे तो N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, मोल्स और वैलेंसी फैक्टर दे रखे तो मोल छोटा वाला n, स्मॉल n, n वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू n वैलेंसी फैक्टर। मतलब जब भी दो कंडीशंस की कंपैरिजन करा रखी हो, जब भी सवाल में दो चीजों के बारे में बात की जा रही हो, तो दोनों कंडीशंस के फॉर्मूला लिखिए, आमने सामने लगा दीजिए या ऊपर नीचे रख दीजिए, सवाल जैसे पूछ रहा है वैसे कर दीजिए। मैंने कहा मान लीजिए ए के 10 मोल जिसका वैलेंसी फैक्टर 2 है कि रिएक्शन बी के 5 मोल से कराई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, पूरी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन में इस बी का वैलेंसी फैक्टर बताइए। अब जरा सोचना क्या क्या दिया था उसने, इसके मोल और वैलेंसी फैक्टर दे रखे हैं, इसके मोल दे रखे हैं, वैलेंसी फैक्टर पूछ रहा है, या इसके वैलेंसी फैक्टर दे रखा है, इसके मोल पूछ रहा है, तो आप यही तो फॉर्मूला लगाओगे ना, अरे भाई नंबर ऑफ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर फॉर ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ बी, यही तो करोगे। आपसे कहा जाए कि एक रिएक्शन है जिसमें ए का मास और ई इतना है, रिएक्शन में बी की इतनी नॉर्मल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया गया, बताओ बी का वॉल्यूम बताइए। तो इसका तो दे रहा है एम और ई और इसका दे रहा है एन वी, तो एम बाई ई इक्वल्स टू एन वी कर लेना, आंसर लेना।
जो चीजें दे रखी है वही तो करोगे, वही तो फॉर्मूला लगाओगे इनमें से। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि लो बेटा थोड़ा सा ये दूध ले ले, ये थोड़ा सा पानी ले ले, ये चाय की पत्ती ले ले, ये चीनी ले ले और ये गैस बर्नर ये सब यूज करके बता क्या बनेगा। और सर मैं बताऊं सर मैं बताऊं, लस्सी बनेगी लस्सी। अरे बेवकूफ, चाय दूध चीनी इनसे लस्सी बनती है क्या है? इनसे तो चाय बनेगी ना। अब ये तो सोचने की बात है ना, जो सामान जो चीजें जो मटेरियल आपको दिया है उससे कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो एक एक चीज को पॉइंट आउट करो। ये देखो कि दे क्या रखा है, देखो वैलेंस मास दे रखा है, वैलेंसी फैक्टर दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, इधर वॉल्यूम दे रखा है और ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहा है। अब इन पांचों से मिला के क्या बनेगा आप चेक करना, देख क्या बन रहा है, देखना इसमें देखो क्या बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है देखो। अरे सर ये बन रहा है, ये तो उठा ला इसको, मान लिया इसको। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू m बाय एम डब्ल्यू इंटू वैलेंसी फैक्टर। देख सारी चीज आ गई, देख ले सारी चीज आ गई। ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, ये आ गया, इधर ये मास आ गया, ये आ गया, इधर ये वैलेंसी फैक्टर आ गया, ये आ गया, इधर ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ये आ गया। सर वॉल्यूम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, कोई आफत थोड़ी आ रही है, जो आ गए उनको यूज करना। सवाल क्या मांग रहे थे से, ग्राम इक्विवेलेंट मांग रहे, चीजें है ना सारी चीज, लगा फॉर्मूले में हो जाएगा तेरा काम। चलो लगाते, मैंने ऐसा ही किया। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास कितना है सर, 92 मिलीग्राम है। कन्वर्जन का भी ध्यान रखना, यूं की यूं चिपका के आ जाओ, मिलीग्राम दे रखा है ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ मोलर मास बता 98 ग्राम, वैलेंसी फैक्टर बता दे बेटा 2, काट डाल मेरा बच्चा काट डाल। 92 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ H2O, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नॉर्मलिटी और वॉल्यूम देता तो मैं ये यूज कर लेता, एम और ई देता तो ये कर लेता, ये सामान दिया था मैंने ये यूज कर लिया, क्या दिक्कत है? नहीं कौन सा गुनाह कर दिया मैंने ये बताओ। काट डालो सबको, सबको काटोगे तो आंसर मिलेगा ये। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब काटना पीटना भी सिखाऊं क्या? काटना तो आता होगा बेटा, काटो, काटना मतलब छोटी मोटी चीजों को डायरेक्ट एक शुरू से मत काटना शुरू करो, पहले सबको अरेंज कर लिया करो, फिर लास्ट में कट किया करो चीजों, तो थोड़ा इजी लगेगा आपको। आ गया ये, हटा देते हैं इसको, जगह खाली होगी जिससे थोड़ा सुंदर लगेगा। इधर से इनको हटा लो, आगे बढ़ो। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच 80% carbon and 20% hydrogens are present by mass. Vapor density of this hydrocarbon is 15. Oh my God. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के कई बार सवाल आए, समझ में आ रहा है? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नीट का सिलेबस कम किया गया है, कुछ चैप्टर्स कट गए हैं, कुछ क्या बहुत कुछ कट गया है। अब इसमें राजी होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे पॉलिसी को, चाल को। अरे कौन चैप्टर्स कम हुए हैं तो जो चैप्टर सब बच गए हैं ना उन पे लोड आएगा, उन पे ज्यादा लोड आएगा। समझ में आ रहा है? ये मत समझो कि कम हो गए, कम हो गए बहुत बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिलेबस है उन पे लोड आएगा, उनको अच्छे से पढ़िए,
क्योंकि क्वेश्चन तो पूछे तो जाएंगे ना, वो तो कम नहीं होने वाले ना, वो तो उतने ही पूछे जाएंगे जितने पहले पिछले साल पूछे गए थे। अब कुछ चैप्टर 5-7 चैप्टर कम हो गए हैं, तो उन 5-7 चैप्टर के जो क्वेश्चन आते थे उनका लोड अब बचे हुए चैप्टर्स पे आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो कैसे करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का सवाल। मैं एक सवाल से समझाता हूं। कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला का सवाल आए तो 100% 3 चीजें वो तुम्हें देगा। 100%। सुन लो भैया कान खोल के, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अरे ढंग से समझ लिया था। 3 चीजें तुमको देगा, 3 तुम्हें निकालनी। हो गया सवाल। वापस सुनो, जब भी सवाल आएगा 3 चीजें तुम्हें देगा, 1 2 3। और गुरुजी नहीं दी तो 100% देगा। गारंटी ले रहा हूं बेटा, 100% देगा। ऐसे कैसे नहीं देगा? सवाल कैसे बनेगा वे? पहली चीज एलिमेंट देगा, या तो उसका नाम देगा, सिंबल देगा, जो भी देगा। जैसे इसने बोला कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट देगा आपको, जिनसे वो फॉर्मूला बनवा रहा है। कई बार सी और एच नहीं देता है तो वो एक्स वाई बोल देता है, एक को एक्स एक को वाई, एक को जेड, या एक को एक्स एक को वाई। कभी पी क्यू बोल देता है, वो अगले की मर्जी है, लेकिन देगा। 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट देगा। दूसरी चीज उनका परसेंटेज मास देगा, 100% देगा बाबूलाल, मैं कह रहा हूं ना। जैसे इसका 80%, इसका 20%, ऐसे देगा। देखो ये सवाल में है 2 चीज। तीसरी चीज इनका मास देगा, एटॉमिक मास। अब देखो अगर वो सी और एच बोल रहा है तो एटॉमिक मास उसने दे दिया, और अगर वो एक्स और वाई बोल रहा है तो क्वेश्चन में अलग से एटॉमिक मास मेंशन किया जाएगा। अब सी और एच बोल रहा है तो आपको पता है ना एटॉमिक मास क्या, 12 है और इसका 1 है। अब तो समझ में आ गई ना। 3 चीजें देगा बेटा, 3 चीजें देगा बेटा, 3 चीजें देगा, और 3 काम हमें करने पड़ेंगे। मैं शुरू करता हूं अपना पहला काम। जो भी सामान मिले, जो भी मिले, मैं जो भी हर चीज के लिए कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है, जो भी मिलेगा सबसे पहला काम उसके मोल बनाओगे आप। क्या बनाओगे आप? मोल। और ध्यान करो मोल बनाने के मैंने 3 तरीके बताए, m/m, n/na और v/22.4। अब इस कहानी को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, बाय गॉड, हम बता चुके हैं पहले। कब कौन सा लगेगा? चलो जी, आपको मास दे रखा है, देख लो ये मास दे रखा है, गिवन मास, ये एटॉमिक मास, तो m/m कर दो, m/m कर दो, l बेटा l। इसी तरह m/m कर दो, l बेटा। पहला काम आपकी तरफ से हो गया है। मैंने कहा 3 चीजें देगा, 3 निकलवाएगा, 3 चीजें देगा और 3 निकलवाएगा। पहली चीज निकाल डाली, काट डालो, काट डालो एक एक को। ये लो काट दिया सर। 12 और 86.6 के अराउंड आएगा, और ये पूरा का पूरा 20 आएगा। काट डाला। दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरे नंबर के काम में आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज पर गौर फरमाइए। जरा आंखें फाड़ फाड़ के देखिए, इन दोनों में से छोटी कौन मोटी कौन? छोटी कौन मोटी कौन? देखो बड़ी कौन है छोटी कौन है? 6.6 छोटा है, तो जो छोटा है उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए। बाबू कली काट दे इसको। ये 1 बार कटा, ये अप्रोक्स 3 बार कटा। अरे यही होगा, जो दोनों में छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर दे, इसको भी इसको भी, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। 2 काम कर चुके हैं बाबूलाल जी। ये पूरा का पूरा 3 नहीं आएगा, समथिंग आएगा जी। समझ में आ रहा? तो राउंड ऑफ में लिख दो इधर 1 3, ये
3 डायरेक्ट पूरा नहीं आएगा, समथिंग वैल्यू आएगी 3 के समथिंग, लेकिन उसको 3 मान के लिख दो। 3 काम हो गए आपके। 3 देगा 3 कराएगा, 3 देगा 3 कराएगा। जैसे ही कर लोगे एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। सी और एच को काउंट करो, कितने कितने हैं? सी 1 है, एच 3 है। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। पहला सवाल हो गया। लेकिन भाई साहब वो हमसे एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, वो हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। कोई बात नहीं जी, चलते हैं अभी। अब एक काम करो, गौर से देखो, उसमें आपको मास दे रखा होगा। हाँ, दे तो रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखी। एवोगैड्रो की जो हाइपोथेसिस है उनमें लिखी हुई है, उनको देख लेना एक बार। एवोगैड्रो की अपनी हाइपोथेसिस में बोला था उसने कि वेपर डेंसिटी का डबल कर दो, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी का डबल किया तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट नीचे रख दो। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 15 इंटू 2 30। एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट C 1 है, H 3 है, तो 12 और 3 15। 15 नीचे रख दो, काट डालो, 2 आया। अरे कितना आएगा काटोगे तो? 2 आएगा। इस 2 को इस एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब CH3 होल ट्वाइस का मतलब हो गया C2H6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। कैसा महसूस कर रहे हैं? बोलो। हल्का। लिखो लिखो लिखो, मैसेज करो हल्का, ऐसे। चलो आगे चलते। चलो जी, ये गायब करो इधर से। कोई सा भी कर लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला का कोई सा भी सवाल कर लेना, गलत नहीं होगा। इधर हो गया काम आपका। अगली और लास्ट सवाल पे आ जाइए। इस लास्ट सवाल को करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें यहां और बताया था। मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स कुछ चीजें लिखी है यहाँ, कि मैंने कहा कि जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन पूरी तरह से हो रही हो तो ये समझ लेना उनमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। दूसरी चीज, यहाँ अगर 2 सॉल्यूशन मिक्स कर रखे हैं, अब देखो आपको कई बार देगा कि भाई नहीं मिक्स नहीं करा, पहली कंडीशन बता रहा हूं कि 2 सॉल्यूशन है। मान लो कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। अगर इसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम इतना इतना है, इसकी नॉर्मलिटी इतनी है, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आप लगाना N1V1 इक्वल्स टू N2V2। समझ में आ रहा है? N1V1 इक्वल्स टू N2V2, वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर बताया मैंने। ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं ना, ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं तो दोनों के NV इक्वल हो जाएंगे ना। अभी बताया तो था, NV ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। अब आपको जो वैल्यू नहीं दे रखी, अब 4 वैल्यू है, 4 में से एक को हिडन रखेगा, 3 दे देगा, जो नहीं दे रखी उसको निकाल लेना। कई बार वो कहता है कि मैंने 2 एसिड मिक्स कर दी, एक एसिड ए एक एसिड बी, दोनों को मिक्स कर दिया। कभी कहता है मैंने 2 एसिड की जगह 2 बेस मिक्स कर दिए। तो जब भी 2 सेम नेचर के सॉल्यूशंस मिक्स किए जाएंगे और रिजल्टिंग सॉल्यूशन, भाई जब दोनों को मिक्स करोगे तो रिजल्ट आएगा, एक नया सॉल्यूशन बनेगा। उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आपसे पूछे तो भी आप बता सकते हो NRVR इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2। भाई जिन जिन को आपने मिलाया उनके ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ दीजिए, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल ही तो होगा। कभी क्या करता है वो, उल्टा कर देता है गेम। एसिड और बेस को मिलाया था, वो कहता है कि इतना नॉर्मल और वॉल्यूम वाला HCl इतनी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम वाले NaOH में मिला दी। अरे भैया HCl और NaOH को मिलाओगे और तुम्हें लगता है कि वो आराम से बैठे बैठे बस एक दूसरे को देखते रहेंगे? अरे एसिड को बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है और बेस को एसिड।
तुम्हें क्या लगता है वो एक कमरे में, एक जगह, एक कंटेनर में रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, और जब न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट कटेंगे बेटा एक दूसरे से। इसलिए एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट का डिफरेंस ले लेना, वो डिफरेंस ही रिजल्टिंग ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा। आ जाइए इधर, पप्पू, ओ पप्पू, क्वेश्चन कर रहे हैं अगला बेटा, जल्दी आ जा। लो, इफ ए gaseous hydrocarbon convert into 40 ml of CO2 and 30 ml of H2O, then give the molecular formula of this hydrocarbon. by God, ये कह का रहो है भाई? हाइड्रोकार्बन लिया है ना? हाँ, तो उसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। हाँ, ऑब्वियसली, वही तो पूछ रहा है तुझसे बे। वो ये कह रहा है कि जब इसकी रिएक्शन कराई मैंने तो ये कन्वर्ट हो गया CO2 में और H2O में, जिसमें CO2 तो कह रहा है वो 40 ml है और H2O कह रहा है 30 ml। बाबूजी समझ लो इस बात को। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए उसको। वो कह रहा है कि CO2 40 ml बनी है, H2O 30 ml बनी है। बताओ CXHY का फॉर्मूला क्या है, रियल फॉर्मूला? सर आपने एक चीज बताई थी ना अभी पहले, थोड़ी दिन पहले। क्या बेटा, क्या बताई थी? आपने बताया था ना कि जब रिएक्शन होती है तो उस कंप्लीट रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से हम मोल्स और वॉल्यूम्स को चेक कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो जब मोल यानी वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, अगर इसको और सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 4 और 3 आ जाएगा। तो जो रेशियो वॉल्यूम का होगा वही रेशियो उनके मोल का होगा। 100% बेटा, बिल्कुल होगा। 4 मोल CO2 और 3 मोल पानी। ले बेटा ले। तो इससे क्या करना चाहता है? अरे सर आप खुद सोचो, जब 4 मोल CO2 है तो इसका मतलब 4 मोल CO2 में 4 मोल C होगा, 4 मोल O2 होगी। 4 ग्राम एटम C के नहीं हो जाएंगे क्या? बात तो यार सही पकड़ता है ना, बिल्कुल होशियार हो गया बेटा। 4 ग्राम एटम यानी 4 मोल एटम ऑफ C, 4 मोल एटम ऑफ C। तो इधर 6 मोल एटम, 6 मोल एटम ऑफ H या 6 ग्राम एटम ऑफ H, कुछ भी कह दो। हाँ यार बात तो सही कह रहा है, क्योंकि 3 मोल H2O है तो इसका मतलब 3 मोल H2 होंगे, और 3 मोल अगर H2 हैं तो 6 मोल H हो जाएंगे ना, डबल है ना H2। H2 अगर 3 मोल है तो H 6 मोल नहीं हो जाएंगे। बात तो सही कह रहा है बबुआ। वैसे करना क्या है? कुछ नहीं गुरुजी, देख के बताइए। जब 4 तो C है और 6 H है तो क्या ये नहीं बन जाएगा? शाबाश शाबाश, वेरी सुंदर। तो ये हमारा सवाल हो गया। इसी के साथ आपके सारे सवाल आपके सामने आ चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट के। बहुत ही शानदार सवाल हैं, बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करना। इनसे जुड़ी हुई जो जो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की, समझाई, उन्हें पढ़ना। देखो क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि जो मैंने यहां लिख दिया आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उनको करके चले जाएं। नहीं, मैं पूरी क्लास में जो जो बोला हूं, जो जो बात पे फोकस किया है, हर चीज को ईमानदारी से समझना और देखना, रिवाइज करना, और आप देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप चिंता ना करें। इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। अगली सभा के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।